अपने जनपद में देखा जाए ऐसे किसानों की संख्या सबसे अधिक है जिनके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा ज़मीन है, खेत है, और बड़े किसानों की संख्या बहुत ही कम है। ऐसे में उनके सामने 2 चुनौतियाँ आती है कि जो उनका उपज तैयार होता है उसको कहाँ हम स्टोर करें, रखें, और दूसरी चुनौती ये आती है कि हम उसे मार्केट में कहाँ ले जाकर उचित दाम पे बेचें। इसी से संबंधित जानकारी लेने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं कृषि विशेषज्ञ अखिलेश चौधरी सर को। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, मैं हूँ राजू और मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सर, देखा जाए गांव में कि छोटे किसानों के पास ज़मीन बहुत कम होते हैं, किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास 2 बीघा है, और बड़े किसानों की संख्या काफ़ी कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जोत छोटी है जो इस किसान की, वो किसान प्राकृतिक रूप से देखा जाए कि पहले हो सकता था वो किसान बड़ा जोत वाला रहा हो, फिर धीरे धीरे जैसे ही परिवार का विघटन होता जाता है, नेचुरल प्राकृतिक बात है ये कि जोत भी कम होती जाएगी। लेकिन अगर जो किसान जिसकी खेत की संख्या कम है, जोत कम है, वो चाहे तो एक समूह के द्वारा एक संगठन बना करके कृषि कार्य को सुचारू रूप से कर सकता है। और आपने जो बिंदु रखा कि अपने उत्पाद को कैसे संरक्षित करके रखे, और दूसरा बिंदु आपने रखा कि कैसे उसको मार्केट में ले जाए, ठीक है, ये एक बड़ी समस्या है छोटे किसानों के लिए, क्योंकि उनके पास उतना उत्पाद हो नहीं पाता है। अगर हम एक फार्मर को लेकर के चलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक फार्मर है इंडिविजुअल, और उसने कोई एक प्रोडक्ट को उत्पादित किया, जैसे हम एक उदाहरण रूप से रख लेते हैं कि धान का उपज है, धान उसने 1 बीघे में लगाया, तो 1 बीघे में कितना वो उत्पादन ले लेगा कि वो जा करके मार्केट में उचित मूल्य पे बेच सके, ये उसके लिए एक गंभीर समस्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं संगठन की, तो अगर किसान एक संगठन बना करके, कृषक उत्पादक समूह बना करके कार्य करे, तो उसमें निश्चित रूप से किसान को लाभ होगा, और उसका जो उत्पाद होगा वो समय पर उचित मूल्य पर बिकेगा। सही कह रहे हैं सर। हमने अक्सर देखा है कि जो गांव के छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मार्केट तक कैसे ले जाएं, और बेचने के बाद भी बहुत कम दाम मिलता है, जो अपने आसपास दुकानें होती हैं वहीं पे बेच देते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है गाँव के किसानों को। समूह की जो बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएँ डिटेल में। जी देखिए, ये पिछले 3 साल से सरकार की योजना चल रही, केंद्र सरकार की, और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का नाम है कृषक उत्पादक समूह या संगठन या कंपनी भी बोल सकते हैं, जिसको FPO नाम दिया गया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसको पूरे भारत में 10,000 का लक्ष्य रखा गया है FPO का। 10,000 FPO बनाने हैं, और इसमें तमाम संस्थाएं भारत सरकार की कार्यरत हैं, जैसे कि नाबार्ड आपने सुना होगा, SFSC है, NAFED है, UPDASP अपने उत्तर प्रदेश में भी कई सरकार की जो नोडल एजेंसियां हैं वो कार्यरत हैं इसमें, जैसे UPDASP हो गया, सीमा रहमान खेड़ा हो गया। इस तरह की संस्थाएं जो हैं FPO को प्रमोट करने का कार्य कर रही हैं, और इसमें FPO के कार्य को सही रूप से क्रियान्वयन करने के लिए ये संस्थाएं जो हैं CBBO को रख रही हैं। जैसे CBBO का मतलब हो गया क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले से ही इस कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती हैं उसको सरकार जब लागू करवाती, तो ये ऑर्गेनाइजेशन या ये NGO संगठन जो होते हैं, इनको इम्प्लीमेंटेशन का कार्य करवाते हैं किसानों के माध्यम से। तो ऐसे लोगों को ये नाबार्ड जैसे संस्थाएं जो हैं इनको हायर करती हैं, और ये संस्थाएं जो हैं FPO के गठन का कार्य अभी वर्तमान में कर रही हैं अपने उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में। और जो आपने बात रखा कि छोटे किसान को शर्मिंदगी महसूस होती है, तो मेरा एक कहना ये है, या सुझाव समझ लीजिए, कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है आज के समय में। और
कृषक उत्पादक समूह बना करके इस शर्मिंदगी से भी बचा जा सकता है। तो ठीक है, और किसान चाहे तो छोटी जोत का जो किसान है, और विशेष रूप से एक मेरा मानना है क्या कि सरकार का भी मानना है कि जो भी सुविधाएं सरकार ला रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारें हैं वो ये भी सोचती हैं कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास ये जाएँ सुविधाएं, ठीक है, जो सीमांत और लघु किसान हैं इनके पास ये सुविधाएं जाएँ, और इनको टारगेट भी किया जाता है। जो एजेंसीज़ हैं इनको ही टारगेट करती हैं ताकि इनको योजना का लाभ समय पे और सुचारू रूप से मिल सके। सर, आपने सुझाव दिया कि समूह में खेती किया जाए। अक्सर गांव में देखा जाता है कि आपसी मेल जोल नहीं रहता है, तो ऐसे में एक जो पार्टिकुलर किसान होता है उसको अपना हिस्सा कैसे मालूम चलेगा कि मेरा कितना हिस्सा है? देखिए, कृषक उत्पादन जो समूह है या संगठन है, पीओ की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें किसान जो है समूह में कार्य करता है। अब जैसे आपने बताया कि समूह में कार्य करना इतना आसान नहीं होता है, विश्वास की बात होती है। तो अब हमारे जो किसान भाई हैं वो एक गांव के ही तो होते हैं, और गांव की परंपरा रही है, भारत की विशेष परंपरा ये है कि हम लोग संगठित रूप से और सामूहिक रूप से कोई भी कार्य करते आ रहे हैं आदिकाल से। हाँ, ये तो है। कोई भी त्यौहार होता है, चाहे कृषि से संबंधित भी कई त्यौहार ऐसे हैं जो कृषि से संबंधित हैं, ठीक है, तो वो भी कार्य जो है किसान अपने मिलजुल करके ही करता आ रहा है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं एक अपवाद स्वरूप मिल जाता है कि किसान एक दूसरे को सही से जान नहीं पाते हैं, या तो उनके बीच कोई पुरानी रंजिशों को लेकर के उनके बीच सहमति नहीं बन पाती है। तो ऐसे किसानों को भी जोड़ा जा सकता है योजनाओं से। जैसे कि किसान को लीड करने वाले भी किसान होते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई समूह बनाते हैं तो समूह बनाने का विशेष कार्य है कि वो समूह एक क्लस्टर में काम करेगा, ना कि कोई इंडिविजुअल। चूँकि समूह की बात जब करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल का कोई शब्द नहीं आता है, और उसमें किसान अगर मान लीजिए कोई एक किसान है, दूसरे किसान से उसका नहीं बनता है, तो ज़रूरी नहीं कि तीसरे किसान से भी ना उसका बने। हो सकता है तीसरा किसान उसकी बात माने, तीसरे किसान से वो खुद इंटरेक्ट ज़्यादा होता हो। तो ऐसे समूह बनाने से एक ये लाभ है किसान को कि एक दूसरे से संवाद होगा, एक दूसरे की समस्याओं से वो अवगत होंगे, और जिससे किसानी का जो कार्य है वो आसानी रूप से हो सकेगा। आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, कई प्रदेशों में आप घूम चुके हैं, तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेज आए ऐसे समूह बनाने में? जी, बहुत ही ये अच्छा प्रश्न आपने किया है कि क्या क्या चैलेंजेस आए। देखिए, समूह बनाने में तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसान का विश्वास। किसान विश्वास क्यों करे आपके ऊपर? क्योंकि बहुत सारे संस्थाएं ऐसी हैं जो पहले योजनाओं के नाम पर किसानों से ठगी कर चुके हैं। तो किसान कहीं ना कहीं ठगा महसूस करता है अपने आप को, इसलिए वो जल्दी योजनाओं से जुड़ना नहीं चाहता है। लेकिन हम योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए किसानों के बीच जा कर के किसानों से बात करते हैं, जिसको हम अवेयरनेस कहते हैं। जागरूकता अभियान के तहत उनको हम मोटिवेट करने का कार्य करते हैं। सरकार की योजनाओं से क्या क्या लाभ होंगे किसानों को, उसके बारे में किसान को बताया जाता है। और इसके साथ ही साथ देखिए, किसान तभी जुड़ता है जब उसका कोई आर्थिक लाभ हो। तो आर्थिक लाभ कैसे होगा, इसकी भी जानकारी किसानों को समय समय पर ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से दिया जाता है। तो किसान अपने आप फिर जुड़ने लगता है। और समूह बनाने की प्रक्रिया जो होती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, देखिए, अगर समूह बनाना है किसान को, तो किसान आपस में सहमति बना करके एक जैसे कोई एजेंसी के माध्यम से, सबसे बड़ी बात है कि किसान अगर किसी योजना के तहत संगठन बनाता है, एफपीओ बनाता है, तो उसमें लाभ ही लाभ है। तो उसमें किसान को करना क्या रहता है कि एक दूसरे से संपर्क करके योजनाओं के बारे में अवगत कराते हैं, या कोई एजेंसी जो होती है जिसके जो स्टाफ होते हैं उनके, वो आकर के योजनाओं के बारे में अच्छी से भलीभांति किसान को परिचित कराते हैं। इसका थर्ड पार्टी एक तरह से समूह होता है जो आपको पूरा सपोर्ट करता है ये समूह बनाने में। बिल्कुल। अच्छा, तो जो थर्ड पार्टी जो होता है, जैसे मैंने सीबीबीओ आपको पहले बताया था, सीबीबीओ जो कार्यरत हैं आज के डेट में तमाम
शहरों में और तमाम किसानों के बीच में जा कर के वो जागरूकता अभियान कर रही हैं कि कैसे समूह बनाएं। अब समूह बनाने के लिए किसान को एक जगह एकत्र करते हैं, बेसलाइन सर्वे होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है बेसलाइन सर्वे, आधारभूत सर्वेक्षण जिसे बोला जाता है। बेसलाइन सर्वे में हम डेमोग्राफी देखते हैं, वहाँ की प्रत्येक फार्मर का जोत कितना है, जोत के आधार पे उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। और वहाँ का जो कृषि से संबंधित जो भी स्रोत हैं, स्रोत की उपलब्धता कितनी है, वहाँ से मार्केट एक्सेसिबल कितने दूरी पर है मार्केट, जिससे कि किसान को कोई असुविधा ना हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई फर्टिलाइज़र वगैरह ख़रीदना है तो फर्टिलाइज़र ख़रीदने के लिए मार्केट कहाँ से एक्सेस करता है, वो उसकी दूरी कितनी है, ये सब बहुत मायने रखता है। मार्केट में उसका जो एंड प्रोडक्ट जो होता है वो कैसे मार्केट में उसको ले जाना है फार्मर को, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसको देखते हुए फार्मर को संगठित किया जाता है, फार्मर का ग्रुप बनाया जाता है। ये सारा वो समूह वाला जो थर्ड पार्टी आप बता रहे हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है जी। और इसमें जो है फार्मर का जब समूह बनता है तो सबसे पहले 10 जो होते हैं BODs होते हैं, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो किसान स्वयं होता है। उसमें किसान स्वयं होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जी। FPO का मालिक पूरा का पूरा किसान ही होता है, ठीक है। और उसमें जो 10 BODs होते हैं वो प्रोग्रेसिव टाइप के फार्मर होते हैं। इसमें चुनाव कैसे होता है? जो 10 गांव के पूरे लोगों में से 10 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उसको कैसे चुनते हैं? देखिए, FPO जो कार्य करता है, FPO का जो कार्य प्रणाली है, उसमें जो है जो हम 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो ऐसे व्यक्ति का चुनाव होता है, ऐसे किसान का चुनाव किया जाता है जो प्रोग्रेसिव होता है, जिसमें लीडिंग क्वालिटी होती है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी होता है और योजनाओं को अच्छी तरह से जानकारी भी हासिल करता हो, ठीक। ऐसे किसानों को हम चयनित करते हैं और साथ ही साथ उस किसान के लोग बात भी मानते हों, ऐसे किसानों का चयन होता है। और तो सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? जी जी बिल्कुल। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी ये होती है कि समूह के सभी सदस्य सुचारू रूप से काम करें। जैसे जो किसान उत्पादक समूह बनता है उसमें कंपनी एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसकी भी जिम्मेदारी जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है कि कंपनी को हम रजिस्टर कराएं, ठीक है, CA के थ्रू। और उसके बाद जो है FIG का गठन होता है। जैसे फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनता है, 20 से 25 फार्मरों का ग्रुप होता है जिसको FIG बोलते हैं। और 15 से 20 FIG मिलकर के एक FPO बनाते हैं, ठीक है, जिसमें 500 से ज़्यादा फार्मर हो सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक फार्मर का शेयर भी होता है। जो आपने बताया कि किसान को कैसे पता चलेगा कि लाभ मेरा कितना हो रहा है, तो जब फार्मर का शेयर होगा, जैसे गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है 1000 रुपये पर फार्मर का शेयर होगा उसमें, ठीक है। तो शेयर होल्डर होंगे वो फार्मर अपनी कंपनी के, और उनका पूरा नियंत्रण भी होगा। ऐसा नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही उस पर नियंत्रण रहेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया को, इस प्रणाली को पूरा ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, ठीक है। इसमें अकाउंटेंट भी होगा, इसमें आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, CEO होगा, एक क्रॉप को मैनेज करने वाला, क्रॉप मैनेजमेंट का एक बंदा होगा। तो ऐसे तमाम हायरार्कीज़ बनी हुई है, उस हायरार्की में ये लोग अपॉइंट होंगे। और जो सरकारी योजना के तहत अगर बनाए हुए हैं FPO, तो उसमें सरकार उनको अलग से सैलरी के तौर पे उनको वेतन भी दे रही है। जैसे CEO है तो उसको 20,000 उसका सैलरी, अकाउंटेंट है तो उसको 15,000, ऐसे उनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, ठीक है। तो FPO सर बन जाने के बाद जो भी किसान हैं सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जो थर्ड पार्टी मतलब CBBO जो काम करवा रही है, तो उसमें सारा जो लाभ है वो थर्ड पार्टी के थ्रू ही फार्मर्स को जाएगा, ठीक है। इसमें फार्मर्स को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का कार्य जो है वो CBBO के थ्रू किया जा रहा है। जैसे कोई भी इक्विटी ग्रांट वगैरह आता है, ठीक है, तो CBBO टाइम पे वो संगठन के समूह के जो सदस्य हैं उनको बताता रहेगा, अवगत कराता रहेगा। जैसे संगठन बनाने का एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो फार्मर के पास जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं, चाहे फार्मर को अगर पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का शॉप लेना है, तो समूह में वो जो अगर कार्य करता है तो संगठन के नाम पे कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर सकता है, साथ ही साथ फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड की दुकान भी स्थापित कर सकता है।
तो इससे उसकी आमदनी भी होगी और संगठन भी चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारा कार्य जो है CBBO के माध्यम से किसान के समूह को बताया जाता है प्रशिक्षण के माध्यम से, और जिससे जो समूह है वो आगे सुचारू रूप से चलता रहता है। सर अब तो एक समूह बन गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति, एक फार्मर जाकर अपने लिए अलग से दवा खाद लाए, दूसरा फार्मर अलग से जाकर लाए, तो इसके लिए कैसे ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं मैनेज की जाती है किसान? जी बिल्कुल, एक उदाहरण तौर पे देखा जाए, इंडिविजुअली वो जाता है किसान मार्केट में, चाहे वो बीज खरीदना हो, चाहे वो खाद लेना हो, चाहे दवाई लेना हो, तो उसके लिए उसको खुद को जाना पड़ता है। हाँ। एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा उसको, ठीक है। दूसरा वो अपना जो भी समय दिया उसने वो लगा। तीसरा उसका जो है जो इनपुट खरीदने में जो कॉस्ट लगा वो, एक तो उसको जब अकेले जाएगा खरीदने कोई सामान तो उसको रिटेल में ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके ठीक विपरीत अगर देखा जाए, जब समूह में होता है कोई कार्य, तो समूह में तो एक पहली बात एक सर्टेन अमाउंट फिक्स होगा कि इतना हमें बीज चाहिए, इतने अमाउंट में हमें खाद चाहिए, इतने अमाउंट में हमें दवाई चाहिए। तो उसको समूह का जो मुखिया होता है या कोई जिम्मेदार पर्सन होता है उसको भेजा जाता है, वो जा करके उतना अमाउंट का खाद दवाई खरीद करके लेकर के आता है, ठीक है। तो वो जो खाद और जो दवा है वो चूँकि उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, चूँकि सभी किसानों को यूज करना है, तो जब उसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो उसके रेट में भी कॉस्ट कटिंग होगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ रिटेल में अगर वो लेकर के आता है तो हो सकता है उसे होलसेल रेट में ही मिल जाए, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। बीज भी ऐसे ही होता है, बीज अगर आप रिटेल में लेने जाओगे तो अलग रेट मिलेगा, और वही अगर बीज की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो आपको होलसेल रेट में आपको मिलेगा। तो वहाँ पर किसानों का कॉस्ट कटिंग हुआ, जो इनपुट पे जितना कॉस्ट इन्वेस्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है किसानों का, तो वहाँ पर एक तो लाभ हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपका बचेगा। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल बार बार जाता है खरीद तो उसका कॉस्ट भी बचेगा, लेकिन अगर आप समूह में जाते हैं तो एक बड़े से वैन में या किसी ट्रक में आप लेकर के उसे वापस अपने खेत तक, अपने जहाँ पर जो सेंटर बनाया होगा अपने रखने का, वहाँ पर आप लेकर के आएंगे सुचारू रूप से, तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट कटिंग ट्रांसपोर्टेशन में भी हुआ, ठीक है। आपका समय तो बचा ही बचा, सबका समय इकट्ठा बच गया। तो इस तरह से 3-4 लाभ हैं जो समूह में हमें देखने को मिलता है। सर कोई इसमें अगर दिक्कत आती है किसी भी किसान को, तो इसके लिए किस अधिकारी के पास वो जाकर शिकायत करेगा? जी, ये जो शिकायत की आप बात कर रहे हैं वो जिला कृषि अधिकारी होता है। अच्छा, आप उनसे मुलाकात करके आप शिकायत कर सकते हैं, सुविधाओं का जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिल जाएंगी। या तो आप डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं, DDA जिसको बोलते हैं, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, दोनों के पास योजनाएं आती हैं, ये दोनों ही आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, और इनके द्वारा ही आप जानकारी भी ले सकते हैं और अपनी समस्याओं से अवगत भी करा सकते हैं। किसानों का जो ये बिल होता है कौन पे करता है? इंडिविजुअल किसान पे करता है कि कोई समूह का व्यक्ति होता है वो पेमेंट करता है? देखिए, इसका सारा जो खर्चा होता है, जो एग्रीकल्चरल जो भी इनपुट्स लेकर के आते हैं फार्मर, वो समूह में होता है। जैसे हमने आपसे शुरुआत में बताया था कि सबका शेयर होल्डिंग होता है। अच्छा, 1000 रुपये पर फार्मर्स के ऊपर आता है, तो अकाउंट उनके कंपनी के नाम से खुलता है, उस अकाउंट में सारा पैसा जमा होता है। कुछ सरकार भी जो है, देखिए 1 लाख तो पेड अप कैपिटल होता है और 5 लाख तक का उस पर वो ग्रांट ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो फंड इकट्ठा होता है उसी फंड से जो है ये सब चीज़ें परचेज़ की जाती हैं। अच्छा, और उसका बिल प्रोड्यूस होता है। क्योंकि देखिए इसमें बिजनेस प्लान बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बिजनेस प्लान आपको देना पड़ता है। जो FPO बनता है उसका एक बिजनेस प्लान होता है कि किस बिजनेस में वो जाना चाहता है, उसी हिसाब से जो लोन वगैरह, जो एग्रीकल्चरल लोन्स वगैरह मिलते हैं जो बैंक देती है, उसे बिना बिजनेस प्लान के किसी भी FPO को लोन नहीं मिल सकता। तो इसलिए बिजनेस प्लान बहुत ज़रूरी है बनाना FPO को। तो बिजनेस प्लान पे ध्यान देना होगा। जैसे कि क्या होता है कि फार्मर, इसमें जो समूह की बात करते हैं, फार्मर को जो उत्पाद लेना होता है, जैसे एक फार्मर ने मान ली कि कोई फार्मर लगाया काला नमक चावल, कोई फार्मर लगाया बासमती चावल, कोई कुछ लगाया, कोई कुछ, अलग अलग वैरायटीज़ लगा दी, तो उसमें जो मात्रा होगी उत्पादन की वो अलग अलग ही नापी जाएगी, ठीक है। क्योंकि वैरायटीज़ अलग अलग हैं, सबका अलग अलग क्वालिटी होता है। लेकिन अगर वही समूह के फार्मर
एक ही तरह की वैरायटी लगाते हैं, काला नमक की या बासमती की या मंसूरी चावल की, तो वो बल्क में होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। जैसे वो कोई एक अमाउंट है 1 क्विंटल, एक ही तरह के जो उपज होंगे, एक ही कुंटल एक आदमी उगाया, उसने 10 क्विंटल पैदा किया, तो अब 10 क्विंटल को परचेज करने वाला तो आएगा नहीं, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर बिचौलियों का सामना करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। लेकिन अगर आप वही उत्पाद समूह में करते हैं, सेम वैरायटी का एक तरह की, तो उसमें आप बायर्स को बुला सकते हैं। सर, जो हम उत्पाद करते हैं, ऐसी कोई प्रणाली है क्या कि हम लोग बायर तक तुरंत पहुंच जाए ताकि बीच में बिचौलियां ना आए? जी, देखिए, किसान जो है अपने उत्पाद को ई पोर्टल के माध्यम से भी बेच सकता है। आजकल डिजिटल का ज़माना है और किसान भी इससे अवगत है। काफ़ी सारी योजनाएं किसानों के हित में है, लेकिन लास्ट पायदान पे खड़ा किसान है, उसको नहीं पता चल पाता है। उस पोर्टल का नाम है ई-नाम, ENAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये भारत सरकार का वेबसाइट है, उस पर आप जा कर के अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। फार्मर अपने नाम से रजिस्टर कर सकता है, समूह में है तो समूह के नाम से रजिस्टर कर सकता है उस उत्पाद को। ठीक है, उस पोर्टल पे तमाम बायर्स भी रजिस्टर्ड हैं, जो टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सर्च करते रहते हैं कि मुझे कहाँ ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो उनके समझ में अगर वो प्रोडक्ट आता है तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उस पर आपका नंबर भी रहेगा, आपका एड्रेस भी रहेगा, तो बायर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, जिससे आप उसके चीज़ों से अवगत होंगे, वो आपके चीज़ों से अवगत होगा। अच्छा मूल्य भी मिल जाएगा। हमें लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो भी उसमें कम लगेगा। बिल्कुल। और दूसरा तरीका ये है कि आप तमाम देखते होंगे एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं, एग्रीकल्चरल ट्रेड का होता है, रहता है, हमारे शहर में भी होते हैं और प्रदेश स्तर पर भी होता है। तो वहाँ पर भी किसान जो है अपना स्टॉल लगा करके अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकता है। जैसे अभी हमारे वहाँ एक नोएडा में अभी अगले इसी मंथ में सितंबर में बायोफैक होने वाला है, जो ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन होता है। और ये इसकी खासियत है कि इसमें केवल ऑर्गेनिक का होता है, जैविक खेती से संबंधित उत्पाद जो होते हैं उनका बायर सेलर मीटिंग होता है, वहाँ पर लोग अपना स्टॉल लगाते हैं। जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश में नोएडा में जो अभी इस तरह के अपने गोरखपुर जनपद में तो नहीं लगा था ना? गोरखपुर जनपद में जब गोरखपुर महोत्सव होता है तो उस समय कृषि अधिकारी लोग अपना स्टॉल लगवाते हैं, तो उसमें भी किसान ले जा कर के अपना स्टॉल लगा सकता है, वहाँ पर अपने उत्पाद को बेच भी सकता है और लोगों को इंट्रोड्यूस भी करा सकता है। वहाँ पर भी बायर आते हैं, ऐसा नहीं है, और बायर को अगर समझ में आता है तो निश्चित तौर पे आपका उत्पाद बिकेगा। सर, जाते जाते जो भी हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं सलाह यही देना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को कि जो किसान भाई जिसकी जोत बहुत कम है, जो जैसे हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात करते हैं, तो वो किसान संगठित रूप से आएँ, सारे बैर भेदभाव भुला करके एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है, आर्थिक लाभ को देखते हुए। और किसान जो सरकार की योजनाएं उसको लाभान्वित होने के लिए आपको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करे किसान लाभान्वित होने के लिए कि जो हम खेती कर रहे हैं वो सस्टेनेबल, एक स्थायी खेती में वो आए। अब स्थायी खेती की हम अगर बात करें तो वो जैविक खेती को एक डिनोट करता है। ठीक है, और उसका उत्पाद जो है जैविक के नाम पर और मूल्य देगा किसानों को। ठीक है, जिससे किसान आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनेगा। आज की चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही और जो भी किसान भाई इस एपिसोड को देखे, आशा करते हैं उनको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी कि कैसे समूह बना करके हम अपने उत्पाद को अच्छे मूल्य तक बेच सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का जो कास्ट है उसको कैसे कम कर सकते हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ऋषि कृषि श्रृंखला में हमारे साथ थे कृषि विशेषज्ञ अखिलेश चौधरी जी, जिन्होंने समूह कैसे किसान बनाए इस पे गहन जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगले फिर किसी एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के
के बजाओ 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 जरा झूम के बजाओ।